Hello class, this is going to be the last slide of your unit 12th. Here we'll be talking about equilibrium conditions industry और firms के लिए short run और long run दोनों में. ठीक है. Perfect competition के मैंने आपको कुछ एक characteristics बताए थे कि what are the characteristics. Main characteristics हैं large number of firms, okay, large number of buyers and sellers. एक ही commodity होती है, एक ही तरह की, that means homogeneous product. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स आराम से आ सकती हैं, जा सकती हैं उनकी मर्जी से. ठीक है, कोई बैरियर नहीं होता. इफ एनीबडी वांट्स टू कम इन एंड डू बिजनेस, दे कैन डू बिजनेस. उन्हें कोई स्पेशल परमिशन की या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं वैसी कोई दिक्कत नहीं होती. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशंस इंडस्ट्री के लिए, और ये तीनों हैं फर्म्स के लिए. Then we'll be talking about long run इंडस्ट्री के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है और फर्म के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है. अंडरस्टूड. फर्म के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने बताई थी लास्ट टाइम. व्हाट वाज द इक्विलिब्रियम कंडीशन? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये स्ट्रेट लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये रेड लाइन है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, दैट इज एट पॉइंट ए. ठीक है. सो लेट्स टेक इट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. शुरू में क्या होगा? टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के हिसाब से इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होगा. ये इंडस्ट्री है, डिमांड किसकी होगी? सारे कंज्यूमर्स की मिलाकर. ये सप्लाई है, एसएस कर्व. ठीक है. सारी फर्म या फिर सारे प्रोड्यूसर्स की मिला के टोटल सप्लाई होगा. टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई. उसने प्राइस डिसाइड किया OP. एक बात याद रखने की है, हमारे वाई एक्सिस पे प्राइस या फिर कॉस्ट रीड होगी. ठीक है. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रीड होगी सभी के सभी ग्राफ्स के अंदर. ठीक है. तो प्राइस डिसाइड कर दिया इंडस्ट्री ने. इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में आ गई कब? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. इंडस्ट्री का काम यहाँ पर खत्म. इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया. अब पिछली क्लास में हमने जैसे बताया था कि फर्म्स प्राइस टेकर्स एंड क्वांटिटी एडजस्टर्स होती है. प्राइस वो इंडस्ट्री से मिलेगा, उस प्राइस पे वो कितना भी बेच सकती है क्वांटिटी. ठीक है. इसका मतलब है कि फर्म्स के लिए डिमांड कर्व जो है गिवन प्राइस OP पे वो कितना भी बेच सकती है क्वांटिटी. दैट मीन्स उनके लिए जो डिमांड कर्व है, ब्लैक लाइन है, हमेशा इलास्टिक, उसे हम कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो. ठीक है. अब वो कितना बेचेंगे? वो बेचेंगी जहां पर उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जिसे हम ऑप्टिमल आउटपुट कहते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमम कहां पर होगा? जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व या फिर प्राइस कर्व या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व, तीनों नाम सेम है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग लेटर कि तीनों सेम कैसे हैं. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. कहां पर इक्वल है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट पॉइंट ए. ठीक है. इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अब आप बताएंगे प्राइस क्या है. इस पॉइंट पे लेट्स से इक्विलिब्रियम है. प्राइस कितना है? OP. ये हमने यहाँ पर रीड करी. OP या फिर QA, बोथ आर इक्वल. एवरेज कॉस्ट कितनी है? ठीक है. सॉरी, अब हम देखते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमें पता चल गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें पता चल गई, इतनी प्रोड्यूस करेगा. अब हमें देखना है कि वो पैसे कमा रहा है या गवा रहा है, या फिर कितने कमा रहा है, कितने गवा रहा है. ठीक है. टू सी दिस वी हैव टू इंक्लूड एवरेज कॉस्ट कर्व. ठीक है. एवरेज कॉस्ट कर्व यू कैन सी इट, यू शेप का है, ग्रीन कलर का. ठीक है. लास्ट स्लाइड में जो हमने कॉस्ट कर्व्स की बात करी थी, इसमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज दिस कर्व. ओके, यू कैन गो बैक एंड चेक इट इफ यू डोंट रिमेंबर. अब हमने एवरेज कॉस्ट कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया ये देखने के लिए भाई कितना कमा रहा है, कितना गवा रहा है. ओके. एवरेज कॉस्ट अब इसके हिसाब से कितनी है? एवरेज कॉस्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है उससे बिल्कुल नीचे जाएंगे. ठीक है. बिल्कुल स्ट्रेट अवे विल गो डाउन. जहां पर एवरेज कॉस्ट को टच करेगा उसके नीचे की लेंथ, ये वाली लेंथ विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. यहां पर रीड कर सकते हैं, मतलब हम यहां पर भी रीड कर सकते हैं. इफ वी मूव दिस थिंग हियर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एवरेज कॉस्ट होगी आपकी OP1. ठीक है. अब हमें दिख रहा है साफ साफ कि OP इज ग्रेटर देन OP1. दैट मींस प्राइस आपका एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है. ओके. एंड प्राइस इनटू क्वांटिटी और एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा रिलेशनशिप. इसका मतलब है प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो कि आपको जो पैसा मिलने वाला है सामान बेचने की वजह से. एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, वो सामान बनाने के लिए आपका कितना खर्च हुआ है. टोटल रेवेन्यू जो आपको मिला इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. ठीक है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और कितना है ये प्रॉफिट हमें ग्राफिकली दिखाएं तो आई हैव रिटन PAB P1 B इज द पॉइंट जहां पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से बिल्कुल डायरेक्ट नीचे गए, हमने एवरेज कॉस्ट को टच किया B पॉइंट पे। दिस मच इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ऑलराइट, OQB P1 ये हमारा टोटल कॉस्ट है, OQAP ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, हमने एवरेज कॉस्ट कर्व की एक ही लोकेशन देखी आपने। अब अगर इन केस फर्म के लिए एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर होता, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती? इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है, बिकॉज MC इज इक्वल टू MR एट ए पॉइंट, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस पॉइंट पे क्वांटिटी कितनी है? OQ है। प्राइस कितना है? OP। एवरेज कॉस्ट बिल्कुल उसी पॉइंट पे कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट भी OP। इसका मतलब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और इसका मतलब जितना हमने खर्च किया है बनाने के लिए और जितना हमें मिला है वो सामान बेचकर, OQ क्वांटिटी बेचकर, वो बराबर है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तीसरी कंडीशन में लेट्स से कि ये ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर सरक गया, एवरेज कॉस्ट का ग्राफ थोड़ा और ऊपर था। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट MR इज इक्वल टू MC एट A, इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है? OP। एवरेज कॉस्ट कितनी है ये पता करने के लिए हम जस्ट ऊपर जाएंगे सीधा। ठीक है, जहां पर एवरेज कॉस्ट को टच किया विल गो लेफ्ट फ्रॉम देयर। आई हैव ऑलरेडी रिटन एवरेज कॉस्ट होगी हमारी OP2। अब हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए जो एवरेज कॉस्ट होगी OP2 है और एवरेज जो प्राइस है OP है। दैट मीन्स पर यूनिट खर्च ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम मिल रहा है। ठीक है, तो पर यूनिट अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो सारी टोटल यूनिट्स के लिए भी खर्च ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। अब कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, दैट मीन्स इट इज अ लॉस। इन दिस केस वी कॉल इट सुपर नॉर्मल लॉसेज। और वो कितना है? इतना। यू कैन शो इट ग्राफिकली वेरी इजीली। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा था OQAP, टोटल कॉस्ट हमारी थी OQB P2, तो हमारा लॉस PAB P2। ओके, यहां पर दो टर्म्स मैंने रखी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें क्या फर्क है? सी, नॉर्मल प्रॉफिट जब आपका प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपका प्राइस किसी भी कमोडिटी का प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है, हम उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड क्या होता है? जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, एवरेज कॉस्ट के अंदर होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो कि आउटपुट के साथ बदलती रहती है, और होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि फिक्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे कि डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन द मनी इन्वेस्टेड है, और क्या है, इंश्योरेंस चार्जेस हैं, और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी चार्जेस हो गए सब। ठीक है, रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड है, वो सब आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है। प्लस एवरेज कॉस्ट के अंदर हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों के अंदर एक कंपोनेंट और होता है। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, उसके प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट आई 100 रुपीज पर यूनिट। उस एवरेज कॉस्ट के अंदर मेरा खुद का मेहनताना भी इंक्लूडेड है। ओके, आई विल ऑल्सो इंक्लूड कि अगर मान लीजिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा होता, आई वुड हैव बीन वर्किंग समवेयर एल्स, और मैं 30,000 रुपये पर मंथ कमा रहा होता, तो मेरी पूरे महीने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसमें मैं वो 30,000 रुपये भी जोड़ूंगा। ठीक है, तो मेरा मेहनताना इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट एवरेज कॉस्ट। तो जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं हमें, क्योंकि उस प्राइस से हमें हमारा मेहनताना भी वापस मिल रहा है। ठीक है, आवर वेजेस आर इंक्लूडेड इन एवरेज कॉस्ट, और जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो हमें हमारा मेहनताना भी वापस मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। अगर प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, वी आर अर्निंग जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है प्लस खुद की वेजेस हैं वो भी हम अर्न कर रहे हैं, प्लस उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट प्लस समथिंग,
इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जस्ट रिमेंबर, नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब होता है जब प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अंडरस्टूड। अब हमने एक बात कही कि इसका डिमांड कर्व जो है फर्म का वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। वो क्यों होता है? दिस डिमांड कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी हम बेचें, चाहे वो 1 यूनिट हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 100 तक जाए, पहली यूनिट का प्राइस इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री, इट वोंट चेंज, 10 है, दूसरी का भी 10 होगा, 3 खरीदोगे तो भी 10 रहेगा, प्राइस इज रिमेनिंग द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी यू आर सेलिंग, ठीक है। प्राइस सेम रह रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि एडिशनल रेवेन्यू यू आर गेटिंग बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपने 1 यूनिट बेची तो आपको कितने मिले? 10। दूसरी यूनिट बेची तो एडिशनल कितना मिला? 10। तीसरी यूनिट बेची तो एडिशनल कितना मिला? 10। अब एक क्वांटिटी 1 यूनिट बेची थी तो आपका एवरेज रेवेन्यू क्या था? 10 यूनिट, 10 रुपए। दूसरी यूनिट बेची तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू जैसे कि 2 × 10 डिवाइडेड बाय 2, फिर वो 10 रुपए। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व को हम बोलते हैं प्राइस कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये तीनों सेम होते हैं। अंडरस्टूड। अब ये तीनों जो सिचुएशन मैंने बताई हैं ये हैं अलग अलग कॉस्ट कंडीशन पे। सिर्फ एक डिफरेंस है इनके अंदर, एवरेज कॉस्ट का। यहाँ पर नीचे है इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर है प्राइस के इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पर ऊपर है प्राइस से इसलिए सुपर नॉर्मल लॉसेस है। लेट्स से कि अब होगा क्या? अब ये तो शॉर्ट रन की बात होगी, अब लॉन्ग रन में क्या? ठीक है, मान लीजिए इन दोनों कंडीशंस को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। एक बार हम सिर्फ इस फर्स्ट कंडीशन पर फोकस करते हैं। अब बहुत सारी फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया, उन्होंने अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर ली, ठीक है, और क्वांटिटी डिसाइड करी OQ, उस क्वांटिटी पे उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कि नॉर्मल प्राइस वाज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। ओके, सो इसको देखते हुए क्या होगा लॉन्ग रन में? मान लीजिए कि 1 साल के बाद क्या होगा? सीइंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नई फर्म्स, मैं बिजनेस आई हैव सम मनी विद मी, मैं देख रहा हूँ कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में भाई यहाँ पे पैसा अच्छा कमा रहे हैं लोग, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मैं भी मेरा प्लांट सेटअप करता हूँ। 1 साल तक तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है प्लांट सेटअप करना। 1 साल के बाद सपोज आई सेटअप दी प्लांट, नई फर्म एंटर होगी, नई फर्म आने से क्या होगा? टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी। टोटल सप्लाई बढ़ेगी मतलब जो ये एस कर्व था पुराना, ये सेम SS कर्व ये वाला है, SS कर्व शिफ्ट होगा अगर नई फर्म्स आएंगी। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पुराने चैप्टर्स के अंदर, जब सप्लाई इंक्रीज होती है नई फर्म्स आने की वजह से तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। नई न्यू फर्म्स एंटर टू मेक मनी, ठीक है, इससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी, S1 ओके, बिकॉज ये शिफ्ट हो गया। उससे क्या होगा? डिमांड सेम है आपकी, ठीक है, सप्लाई बढ़ गई तो क्या हुआ? प्राइस घट गया, रिड्यूस प्राइस टू OP1। पहले क्या हो रहा था? प्राइस वाज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, फर्स्ट ग्राफ में देखेंगे, दैट इज OP वाज ग्रेटर देन OP1, ठीक है। अब क्या हो गया? सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस will get equal to minimum point of long run average cost curve। long run average cost curve जो मैंने आपको पिछले ग्राफ में पिछली स्लाइड में बना के दिखाया था, I'll be remaking it here right now। बस मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ एक बार कि होगा क्या नहीं होगा। प्राइस विल बी इक्वल टू मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जब प्राइस इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के, दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। तो लॉन्ग रन में फर्म्स सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, शॉर्ट रन में चाहे वो नॉर्मल से ज्यादा कमाए, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे? सेम डिमांड कर्व, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थे, नई फर्म्स ने आने की कोशिश करी, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस कर्व नीचे चला गया। प्राइस कर्व दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और कैसे प्राइस कर्व, या फिर जिसे हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, हमेशा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। प्राइस नीचे गया, दैट मीन्स नया डिमांड कर्व क्या होगा? ये P1 इक्वल टू MR1 इक्वल टू AR1, ठीक है। अब मैंने कहा है कि सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा, पहले प्राइस वाज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, नाउ प्राइस विल बिकम इक्वल टू लॉन्ग रन मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इस तरह से
सप्लाई बढ़ती जाएगी, नए लोग नई फर्म्स एंटर करती जाएंगी, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगी, धीरे धीरे प्राइस घटेगा। ओके, लोग कब जाके रुकेंगे एंटर होना कि भाई जब तक प्राइस इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व या फिर प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तब तक लोग एंटर करते जाएंगे। जिस पॉइंट पे वो दोनों बराबर हो गए उसके बाद कोई नहीं एंटर करेगा। क्यों? अगर मान लीजिए इसके बाद भी कोई एंटर करता है, सप्लाई बढ़ी, उससे क्या होगा? टोटल सप्लाई बढ़ेगी, सभी के लिए प्राइस कम हो जाएगा तो नुकसान होगा। सीधी सी बात है, जब आपके सामान की बनाने की कॉस्ट ज्यादा है उसके प्राइस से, ठीक है, तो नोबडी वोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, लेट्स से लोग एंटर करते गए, सप्लाई हैज ग्रेजुअली इंक्रीज टू S1 which has become equal to minimum point of LAC। इस पॉइंट पे क्या होगा? सारे के सारे करो, जितने आपको पता है वो सारे के सारे इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। इस पॉइंट पे होगा इक्विलिब्रियम, प्राइस विल बी इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, इस ये प्राइस है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो कि मिनिमम पॉइंट से कट करती है LAC को, इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये सारे के सारे बराबर होंगे इस पॉइंट पे। इफ यू आर कंफ्यूज, सी दी लास्ट स्लाइड, उसके अंदर ये डायग्राम क्लियरली मेंशन्ड है, तो यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे आपको समझ, सो आई विल रीफ्रेम इट नाउ कि ये है क्या सारा चीज। पहली बात, शॉर्ट रन, इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया, उस प्राइस के हिसाब से देखते हैं फर्म कि भाई उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट कर्व के हिसाब से इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें नॉर्मल है, इसमें सुपर नॉर्मल लॉस है। ठीक है, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो बाहर के जो लोग बैठे हैं जो कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कि भी लॉन्ग रन में कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है, बंद कर सकता है, उनकी मर्जी है, कोई इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं। तो बाहर जो लोग बैठे हैं जिनके पास पैसा है उन्हें दिख रहा है कि इस इंडस्ट्री में लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो डू बिजनेस। वो धीरे धीरे वो लोग आएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, डिमांड सेम है, प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाता जाएगा। किस पॉइंट तक रिड्यूस होगा प्राइस रिड्यूस होगा मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC तक। ठीक है, इस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC पे कितनी प्रोडक्शन होगी? OQ1, प्राइस कितना होगा? OP1। अगर मान लीजिए अब भी कोई बेवकूफ है, वो बिना बात के उसको दिख रहा है कि प्राइस हैज बिकम इक्वल टू मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC, इसके बाद भी इफ ही ट्राइज टू एंटर तो क्या होगा? सप्लाई और कम, प्राइस OP2। अब OP2 प्राइस हो गया, ठीक है, तो क्या कोई भी क्वांटिटी ऐसी है, मान लीजिए ये इस क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट कितनी है और प्राइस कितना है, दैट मीन्स किसी भी क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन प्राइस। ओके, OP2 मतलब कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लीजिए, कितनी भी कम ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लीजिए, आपका लगाया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको। ओके, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन पर यूनिट रेवेन्यू, दैट इज प्राइस। अंडरस्टूड? सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस यूनिट, एंड if you have any kind of confusion you can ask me in any manner. It's better to just say कि इस time पे, that means at the and third part of the video, इस point of time पे ये मुझे point समझ नहीं आया तो I'll be very happy to re-clarify. Okay, so that will be all. Thank you very much for the this one. New videos will keep on coming to you regularly. Okay, thank you.